दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद फैक्ट पर। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का क्लास। पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री के बारे में जो भी स्टार्टिंग से पढ़ाना था बता चुकी हूँ। पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, नव, ये जितने भी पाषाण काल हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। अगर आपने वो सब नहीं देखा हो तो पीछे के वीडियो देखकर आगे आइएगा, ताकि पीछे की चीजों को कनेक्ट कर सके तो आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे, एकदम समझते चलेंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको जरूर समझ में आएगा, कुछ जरूर लाभ मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये पहली ग्रामीण सभ्यता थी, सॉरी नगरीय सभ्यता थी। जो पहली नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। इसका कालक्रम हम देखें, कब से कब तक ये चला। अगर हम कालक्रम की बात करें तो हमारा 2350 से लेकर 1750 तक। और एनसीईआरटी हमारा क्या मानता है? एनसीईआरटी में क्या बताया गया है? तो 2500 से लेकर 1800, 2500 से लेकर 1800 बीसी, ये बीसी में है। 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक हमारा एनसीईआरटी मानता है। मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मानव विकास का सिद्धांत, ये एनसीईआरटी है, मानव विकास का सिद्धांत। मानव विकास का सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की पुस्तकें हैं दो। इनकी बुक है, जो भी टॉपिक आएगा उनसे रिलेटेड हर प्रश्न को हम क्लियर करवाते चलेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आए इससे रिलेटेड छूटे ना। तो इनका पुस्तक था चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और दूसरा एक पुस्तक था, ये पहला पुस्तक हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और दूसरा हमारा था डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन। मानव का सबसे पहला पूर्वज कौन था? सबसे पहला पूर्वज मानव का सबसे पहला पूर्वज था ऑस्ट्रोलोपेथिकस, ऑस्ट्रोलोपेथिकस। ये 4 पैरों वाला था। ऑस्ट्रोलोपेथिकस 4 पैरों का था। जैसे जैसे मानव में विकास हुआ, आज मानव का रूप आप लोग देख सकते हैं। पहले 4 पैरों वाला था, बंदर के जैसा था, जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोलोपेथिकस। सिंधु सभ्यता क्या था? तो ये पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे पिता की वरीयता थी, तो लिख लीजिए यहाँ पर।
सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता हमारा मातृसत्तात्मक, मतलब माता की वरीयता यहाँ पे थी, सत्तात्मक थी। ये जितने भी पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसको जरूर याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक थी, यहाँ पे माता की वरीयता थी। आगे देख लिया जाए, यहाँ पे दिया गया है एक और टॉपिक देख लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कुछ और सभ्यताएं भी थी। सिंधु घाटी के समकालीन अन्य सभ्यताएं के बारे में भी देख लिया जाए, जो कि एग्जाम में पूछता है। तो एक सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये किस नदी पे था? तो दर्जला और फरात नदी पर, दर्जला और फरात नदी, जिसको यूक्रेटस और टिग्रिस भी कहते हैं, जिसको टिग्रिस और यूक्रेटस भी कहते हैं। यूक्रेटस। दूसरा हमारा था एक मिस्र की सभ्यता। दूसरा हमारा क्या था? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी पे थी? तो ये नील नदी पर थी। किस नदी पर थी? नील नदी पर। नील नदी पर बसा हुआ था ये हमारा मिस्र की सभ्यता। तीसरा हमारा चीन की सभ्यता देख लेते हैं। तो ये था हमारा हवांगहो नदी, जिसको पीली नदी भी कहते हैं, हवांगहो नदी। जिसको पीली नदी भी कहते हैं। जिससे हवांगहो नदी को और किस नाम से जानते हैं? चीन का शोक। इसी को क्या कहते हैं? चीन का शोक, हवांगहो नदी को। और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर था? तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि सिंधु नदी पर ही था। चौथा हमारा देख लीजिए सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा सिंधु नदी भारत में ही था। कोष्टक में भारत लिख लीजिएगा, ये भारत में हमारा था। आगे देख लिया जाए सिंधु घाटी की, सिंधु सभ्यता की लिपियां के बारे में देख लिया जाए। वहां किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? अगला पॉइंट हमारा रहेगा सिंधु सभ्यता की लिपियां।
सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? आज देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन उस समय कौन सी लिपि का प्रयोग लोग करते थे? तो भाव चित्रात्मक था। उस समय का लिपि कौन था? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, इसको ही ब्रूस्टो फेदन लिपि भी कहते थे। ब्रूस्टो फेदन, ब्रूस्टो फेदस भी कहते थे इसी को। ब्रूस्टो फेदस लिपि, गौमूत्री लिपि, गौमूत्री लिपि, सर्पिलाकार भी कहते थे इसी लिपि को। भाव चित्रात्मक लिपि का ही ये सभी नाम है, सर्पिलाकार लिपि। तो ये कहां से कैसे लिखा जाता था? तो ये पहले दाएं से स्टार्ट होता था बाएं की तरफ ऐसे, फिर यहाँ पे जब खत्म होता था तो यहां से स्टार्ट ना होकर फिर यहां से स्टार्ट हो जाता था, दाएं से बाएं, बाएं से फिर दाएं। इसकी संरचना ऐसी थी। पहले दाएं से स्टार्ट होता था, फिर इधर बढ़ता था बाएं की तरफ, फिर बाएं से ही स्टार्ट हो जाता था और फिर यहाँ पे आकर फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाता था। इसलिए इसको गौमूत्री लिपि, सर्पिलाकार लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यही इसकी संरचना थी। आगे देख लिया जाए, ये जितने भी नाम है भाव चित्रात्मक, ब्रूस्टो फेदन, ब्रूस्टो फेदस, गौमूत्री, सर्पिलाकार, ये भाव चित्रात्मक के ही अन्य नाम है। इसकी संरचना देखकर लोग अलग अलग नाम दिए, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इसका नाम दिए। आगे चलते हैं, इसके बारे में और भी टॉपिक देख लिया जाए। इस लिपि का साक्ष्य हमारा एच कब्रिस्तान से मिला था, जो कि हड़प्पा में था। इस पॉइंट को भी लिख लिया जाए। इस लिपि का साक्ष्य एच कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा से मिला था। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किए थे, पढ़ने का प्रयास वेडेन महोदय। किसने किया था? तो वेडेन महोदय। वेडेन महोदय ने किया, लेकिन ये असफल रहे, पढ़ ना पाए इसको। ये विश्व में सबसे पहले थे वेडेन महोदय। और भारत में कौन था? तो भारत में थे नटवर झा, ये भी असफल रहे। ये विश्व में थे वेडेन महोदय, जो कि क्या रहे? असफल रहे, इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। अगर मैं बात करूं, इस लिपि को भारत में पढ़ने का प्रयास किसने किया था? भारत में पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किए नटवर झा। कौन थे? नटवर झा, वो भी असफल रहे। ये भी क्या हुए? असफल हुए।
थोड़ा अतीत की बात कर लिया जाए। अतीत की बात कर लिया जाए तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन को हड़प्पा की क्या मिला, साक्ष्य मिला। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसको, चार्ल्स मेसन को, चार्ल्स मेसन को हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका, जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल था, उसका साक्ष्य सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन को मिला था। हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन लेख को प्रकाशित किया, इनको तो इसका साक्ष्य मिल गया था, लेकिन उसका लेख कब प्रकाशित किए थे, 1842 ईस्वी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आईएमपी है ये। 1842 ईस्वी में लेख को प्रकाशित किया, इसका लेख प्रकाशित किया, उसका साक्ष्य जो मिला था उसका लेख 1842 ईस्वी में प्रकाशित किए। कौन, चार्ल्स मेसन। $1826 में देख लिया हमने। अब देखते हैं 1851 में क्या मिला था हमें, क्या हुआ था। 1851 या 53, कहीं कहीं 51 देता है, कहीं कहीं 53, 51-53 ईस्वी में ईस्वी में क्या किए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारत पुरातत्व विभाग के जनक थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा के टीले के पर सर्वेक्षण किया, हड़प्पा के टीले पर सर्वेक्षण किया। $1856 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था। इसके बाद एक और सन याद रखिएगा, 1856। हम वही पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, फालतू का पढ़ लेने से दिमाग को भारी हो जाता है, उसके बाद परीक्षा में जाएं तो वो टॉपिक आएगा ही नहीं। इससे अच्छा है कि हम वो टॉपिक पढ़ें जो एग्जाम में आ सकता है। 1856 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का मानचित्र तैयार किया, सर्वेक्षण किया। उसके बाद 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही हड़प्पा का क्या किया था, मानचित्र तैयार किया था। तो इस पॉइंट को भी लिख लिया जाए। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के टीले का मानचित्र तैयार किया। टीले का मानचित्र तैयार किया। आगे बढ़ लिया जाए। 1856 देख लिए, हमें एक और डेट देख लिया जाए, 1861।
1861 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब? 1861 ईस्वी में विभाग की स्थापना। कौन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली, तिलक मार्ग पर स्थित है। नई दिल्ली, तिलक मार्ग पर। इसका आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? जैसे भारत का है सत्यमेव जयते, वैसे ही भारतीय पुरातत्व विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? प्रयत्न कृति मपावीडु। इसका आदर्श वाक्य याद रखिएगा, प्रयत्न कृति मपावीडु, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक ही उपलब्धि मिलती है, बिना प्रयत्न से उपलब्धि नहीं मिल सकती। तो इसका अर्थ भी लिख लीजिएगा, लिखना हो तो। अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक उपलब्धि मिलती है। उन्नीस सौ 4 एक और डेट याद रखिएगा। 1904 में क्या हुआ था? उन्नीस सौ 4 ईस्वी में जो लॉर्ड कर्जन थे भारत के वायसराय, उन्होंने इसका नाम बदलकर, भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग रखा। तो इस पॉइंट को लिख लिया जाए। लॉर्ड कर्जन कौन थे? भारत के वायसराय। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो यही थे वायसराय। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदलकर विभाग का नाम बदलकर क्या रखा था? नाम बदलकर भारतीय, एक वर्ड नया जोड़ दिए थे, सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण विभाग रखा। ये इंपॉर्टेंट डेट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इसको याद रखिएगा। भारतीय पूछ देगा ऐसे एग्जाम में, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1861।
किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली तिलक मार्ग पे है। इसका आदर्श वाक्य प्रयत्न कृति मपावीड़ु, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक ही उपलब्धि मिलती है। 1904 ईस्वी में क्या हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे, भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदलकर क्या रखा था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल देख लिया जाए। सभ्यता का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल हमारा पहले कितना था? 13 लाख वर्ग किमी। अब कितना है वर्तमान में? तो 16 लाख वर्ग किमी है। पहले हमारा कितना था? 13 लाख वर्ग किमी। ये क्या हो जाता है कभी कभी इसको, 13 लाख वर्ग किमी पहले था। और अब कितना हो गया है? 16 लाख वर्ग किमी। अगर हम आकार की बात करें, आकार पहले था त्रिभुजाकार, अब कैसा है? तो विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। इस पॉइंट को भी लिख लिया जाए। पहले त्रिभुजाकार था, अब कैसा है? विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। अब क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार है। अब इसका विस्तार हम देख ले। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? उत्तर में कहां था, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में कहां था? तो इस पॉइंट को डालिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इसका विस्तार देख लिया जाए। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ, और ये क्या हो गया? हमारा ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया, ये पूरब ईस्ट। तो मांडा उत्तर में कहां तक इसका विस्तार था? मांडा में, जो कि लद्दाख में है। किस नदी पर था मांडा? चिनाब नदी। चिनाब नदी। अगर हम पूरब में बात करें तो ये आलमगीरपुर मेरठ में है, जो कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है हमारा? तो मेरठ यूपी में ही है, हमारी यूपी में है। ये किस नदी पर था? हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी। और साउथ में ये दैमाबाद था। साउथ में इसका विस्तार कहाँ था? दैमाबाद में। कहाँ है ये दैमाबाद? महाराष्ट्र। परवरा नदी।
दैमाबाद परवरा नदी पर। यहाँ इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, किसका? दैमाबाद का। लिख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक वर्ग किमी पर कितने लोग निवास करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो एक किमी पर बहुत ज्यादा लोग, 1 किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग निवास करते थे। यहाँ इसका दैमाबाद का जनसंख्या बहुत ही ज्यादा था। इन सबके मांडा की अपेक्षा, जितने भी आलमगीरपुर है इनकी अपेक्षा ये सबसे ज्यादा था। और पश्चिम में बात करें तो यहाँ पे सुत्ता गैंडोर, कहाँ? ये पाकिस्तान। कहाँ था ये? पाकिस्तान, दास नदी पर ये था। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे देख लिया जाए। अगर मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां था, जैसे हमारे भारत को छोड़ दिया जाए, भारत में तो हमने समझ लिया, और भी विश्व में कहां कहां था, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। सभ्यता का विस्तार कहां कहां था? तो हमारे भारत में था ही इसका विस्तार, हमने अभी पढ़ा। साथ ही साथ पाकिस्तान में भी था सुत्ता गैंडोर, पाकिस्तान में भी उसका विस्तार था। और तीसरा बात करें तो अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार था। अफगानिस्तान का सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल का नाम लिख लीजिए, एग्जाम में देता है प्रसिद्ध स्थल। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का अफगानिस्तान का प्रसिद्ध स्थल। 2 थे, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। सुर्तगोई था एक, और दूसरा हमारा मुंडीगाक। मुंडीगाक इस पॉइंट को याद रखिएगा। आई होप कि एक एक टॉपिक मैंने अपने हिसाब से अच्छे से क्लियर कराया है। आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर बताएं मुझे कमेंट में, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी वीडियो है हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, जरूर लाभ मिलेगा। यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।